हेलो दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपके अपने द क्विक शो में। तो आज इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मैथ्स के क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशन, जो कि हमने अपनी कोचिंग में मॉक टेस्ट फर्स्ट के नाम से दिया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, जब एक संख्या में 18 की वृद्धि होती है तो वह स्वयं की 154% हो जाती है। इसका मतलब है, अगर मैं किसी नंबर में 18 बढ़ा दूं तो वो नंबर अपने आप में हो जाता है 154%। समझ गए? इसका मतलब कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है या नहीं? अब एक बात होता है, 100% से कितना बढ़ गया? 154। इसका मतलब इंक्रीज कितना करा? 54%। और इधर जो इंक्रीज करा वो क्या है? नंबर यानी 18। तो मैं कह सकता हूँ 54% इज इक्वल टू 18। तो 1% बराबर 18/54। वो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? संख्या की। और संख्या क्या मानी मैंने? 100%। तो गुणा 100%। 18 तिया 54। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 100/3। आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, यदि a इज इक्वल टू, ये नंबर दे रखे हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। तो a इज इक्वल टू, यहां से बनेगा 4 तिया 12 और प्लस 1 13। 13/4 गुणा 4 चौक 16 और 1 17/4 भाग। अब एक चीज देखो, अगर मैं लिख देता हूं 2/3, इसका मतलब क्या है? 2/3। तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 का 2 सेम लिखा रहने दो और जो भाग है उसकी जगह गुणा लगा के 1/3 कर दूं। देखो, इस 1/3 नीचे वाले को अलग कर दिया। तो जहां कहीं भी भाग दिखता है हम उसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी 1/में। तो यहाँ भाग जैसे दिखा तो गुणा लगा के 1/34। बात एक ही है। ठीक है, इधर समझ लो, मैंने समझा दिया कैसे। -47/32 प्लस 47/16। सोल्व करो फटाक से। 17 दूनी 34। तो इधर बना 13/4 चौक 16 दूनी 32 माइनस 47/32 प्लस 47/16। तो यहां से एलसीएम आ गया 32। इसमें से भाग दिया 1, तो 13 की गुणा 1 से 13 13 माइनस 32 की 1 गुणा तो 47 और प्लस 16 दूनी 2 से गुणा यानी 2 गुणा 47। आगे कैलकुलेशन करो फटाक से। यहां से बता 47 दूनी 94 और 47 गए तो 47 बचा यानी 13 और प्लस के 47 बचा। इस 94 में से जब 47 गए तो 47 बचा ना, और बटे 32। इसका मतलब 47 और 13 60। 60/32 का मतलब कितना हुआ? 4 अट्ठे 32 और 15/8। ये तो आई ए की वैल्यू। और बी की वैल्यू सोल्व करो फटाक से। 2 दूनी 4 और 1, यहां से देखो 2 दूनी 4 और 1 5। 5/2 प्लस 5 दूनी 10 और 11/2 और भाग आया तो मैं गुणा लगा के इसे 1/में लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस 11/10। एक चीज देख लो जरा, अगर बाई चांस इक्वेशन ऐसे होती 2 भाग 2/3, अब इसे कैसे लिखते? 2 गुणा, बस उल्टा कर देने, 3/2। समझ में आया? हर बार एक ही ऊपर नहीं लेना, क्योंकि इसके बटे में एक है इसलिए वो एक ऊपर गया है। अगर बटे में कुछ और है तो वो ऊपर जाएगा। समझ गए ना? तो चलिए आगे सोल्व कर देता हूँ। ये हो गया 11 पंजे 55। यहां से बना 5/2 प्लस 1/10 और माइनस के 11/10। 1/10 सेम, 11/10 सेम हो गया। इसका मतलब 11 में से 1 गए 10। तो 5/2 माइनस के 10/10। इसका मतलब खत्म, टटा हुआ 1 बन गया। तो 5/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की गुणा इसमें ही 2 2, तो 5 माइनस 2/2। इसकी वैल्यू आ गई 3/2। मेरे से क्या पूछा है? ए माइनस बी। इसमें से घटा दो फटाक से। 15/8 माइनस 3/2। एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 8। 8 की भाग 8 में हुई तो एक बार गया, 1 गुना 15 मतलब 15 माइनस 2 की भाग इसमें गई 4 बार, तो 4 तिया 12। यहाँ से बना 3/8, जो कि हमारा आंसर। निकलो फटाक से ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, देव एक घर को 60 दिनों में तथा अतुल 45 दिनों में पेंट कर सकता है। रानी को साथ लेकर तीनों केवल 15 दिनों में कार्य कर सकते हैं। इसका मतलब है, एक देव है जो कि 60 दिन में काम करेगा, एक अतुल है जो कि 45 दिन में काम करेगा, और तीनों मिलकर
यानी डी प्लस ए, देव, अतुल प्लस रानी, ये काम निपटा देंगे भाई 15 दिन में, फटाक से काम निकालो। इसका एलसीएम आ गया 180, 63 जा और 45 4 जा और ये आ गया 12। इसका मतलब डी की क्षमता कितनी है 3, ए की क्षमता कितनी है 4, टोटल मिला के देव, अतुल और रानी की क्षमता 12 है। तो मेरे पास देव और अतुल की कितनी है 4 3 7, तो आर की कितनी बची 5। क्लियर हो गया। अब उसके बाद बोला है तो ज्ञात करें कि दोनों कौन कौन, रानी और रज्जो। रानी की एफिशिएंसी तो 5 है, यानी रानी प्लस रज्जो, रज्जो से मेरे को काम करवाना है। रानी की क्षमता मेरे पास 5 है, क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य, समझ गए। तो रज्जो जो अतुल से 25% कम कार्य कुशल है, इसका मतलब है जो रज्जो है ना वो अतुल से, अतुल की क्षमता कितनी है 4, इससे 25% कुशल कम है। तो इसका मतलब 25% कम का मतलब इसका 75% है वो, ठीक है। 25 से 75, 2500 का 100, 4 से 4 खत्म, टाटा बाय बाय 3 आई, यानी रज्जो की एफिशिएंसी आ गई 3। तो रज्जो की एफिशिएंसी है 3। ऐसे भी कर सकते हैं कि अतुल का 4 है तो इसका 25% निकाल लो, 1 बन जाएगा और 1 घटा दोगे 4 में से तो 3 बचेगा, ठीक है। तो यानी रानी और रज्जो की एफिशिएंसी कितनी बन गई 8। मेरे पास दोनों की मिला के क्षमता 8 है, टोटल कार्य कितना 180, करवाना किन से, रज्जो और रानी से। 8 से तो कितना बना, काट लो फटाफट, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45/2 दिन का मतलब है 22.5 दिन। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दो रेलगाड़ियां समान दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 92 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। उनकी लंबाई क्रम से 400 मीटर और 300 मीटर है। तेज गति वाली ट्रेन द्वारा धीमी गति वाली ट्रेन को पार करने में लिया गया समय सेकंड में बताना कितना, ठीक है। एक रेलगाड़ी चला दो भाई ए इधर से, जिसकी स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर और इसकी डिस्टेंस कितनी मीटर है 400 मीटर की डिस्टेंस है। और यहाँ से बी एक ट्रेन है जो इसी दिशा में चल रही है, जिसकी स्पीड है 92 किलोमीटर पर आवर की और जिसकी लंबाई है भाई 360, इसकी लंबाई है 400 मीटर है, इसकी लंबाई 360 मीटर है। अब ये दोनों इधर से चल रही हैं। अगर एक बात तो एक ट्रेन ये चली, अब एक ट्रेन इसके पीछे से आई तो टोटल कितनी दूरी कवर करेगा। अगर मान लो ट्रेन का पहला डिब्बा यहाँ आया और इसे पार करने का मतलब है, और ये ट्रेन ऐसे है ऐसे, ठीक है, मतलब इधर चल रही है, तो ये जो लास्ट वाला बिंदु है ये जब यहाँ पार करेगा तो कुल दूरी होगी ना, तभी तो पार माना जाएगा। अब एक बात बताओ, इस ट्रेन ने कितनी दूरी कवर करी, एक तो इस ट्रेन की दूरी कवर करी ये वाली, और उसके बाद जब आगे निकली तो यहां से यहां तक की ये दूरी भी कवर करी। इसका मतलब इसने अपनी ट्रेन, तेज वाली ट्रेन कौन सी है 92 वाली, इसका मतलब ये 360 मीटर की ट्रेन थी ये वाली, तो इसने अपनी तो 360 मीटर करी, इसकी और 400 मीटर कवर करी। क्लियर हुआ। इसका मतलब इस ट्रेन ने, तेज वाली ने, कुल दूरी कितनी कवर करी 700, 4 3 7 760 मीटर, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये ट्रेन की स्पीड कितनी है 54, इस ट्रेन की स्पीड कितनी है 92, तो 92 मतलब ऑटोमेटिक तेज निकली गई आगे। तो अब 54 से वो चल रहा है 92 से चल रहा है, तो ये दूरी कवर कितनी चाल से करेगा 92 तो इसकी अपनी चाल, 54 इसकी चल रही तो ये भी घटा दो। लेकिन एक चीज बताओ, ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको मीटर में चेंज कर लूं, इसको मीटर में चेंज करने के लिए करते हैं 5/18 से गुणा, ठीक है। तो अब मैंने लिख दिया 760 और 18 की गुणा ऊपर हो गई, 18 ऊपर पहुंच गया और बटे 92 में से 54 गए, 12 में से 4 गए 8, 8 में से 5 गए 3 इंटू 5 घटा दो फटाक से, 19 दूनी 38, 19 चौक 76 40, यहाँ से कटा 2 9 18, यहाँ से कटा 5 8 40, तो 9 8 72 सेकंड में क्रॉस कर देगी। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 2400 रुपए पर वार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, ठीक है। मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 2400, ठीक। अब I1 निकाल दो इसका फटाफट, I1 कितना निकला इसका 2400 का 20% कितना 480, I2 निकाल दो फटाक से, इसका 20%, I2 इसका 20% कितना 96, जोड़ दो फटाफट 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 480 गुना 2, इसका मतलब 960 और प्लस 96, 6 9 6 15 9 और 1 10, 1056 आंसर। टाटा बाय बाय। ये I1 वाला मेथड है, बहुत अच्छे क्वेश्चन इस वाले से हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आया कैसे हुआ, क्योंकि मैं आपको ये डीपली पढ़ा सकता हूँ बाद में, अभी यहाँ आप देख लीजिए सिंपल लैंग्वेज में कैसे हुआ है। 2400 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है,
इस पे 20% लगा पहले साल, यानी फर्स्ट ईयर का कितना हो गया, इसका 2400 का 20%, 480 रुपये। अब सेकंड ईयर में क्या हुआ, 480 रुपये तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन इसका भी ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका 20% कितना, 96। टोटल ब्याज कितना, पहले साल का ये, दूसरे साल का ये, और इस पे भी चक्रवृद्धि ब्याज ये, तो जोड़ दो, यानी 2 गुना 480, इसका मतलब 960 और प्लस 96, ये बन गया 1056। बहुत सारे मेथड आप किसी से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6, एक साइकिल का अंकित मूल्य 36,800 रुपए है, यदि इस पर 24% छूट दी जाती है तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे इजी सवाल। 36800 क्या है मेरे पास, ये एमआरपी है। मान लो कोई पुस्तक है, मान लो साइकिल, चलो इस पे एमआरपी इतना है, 24% छूट देने का मतलब क्या है, या तो मैं इसमें से 24% घटा दूं इसका निकाल के, या फिर एक काम करो 36800 का मैं 76% निकाल दूं, क्योंकि 24% कम होने के बाद तो 76% पे ही बिकेगा ना, तो काटो फटाक से, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ बना 368 इंटू 76, करो फटाक से, 6 48 हासिल 4, 6 36 4 40, 4 6 18 4 22, 7 8 56, 5 7 6 42, 5 47, 4 7 21 4 25, जोड़ो फटाक से 8 6 7 2 9 5 2 7 2, इसका मतलब 27,968, 27,968 सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। क्वेश्चन नंबर 7, एक ठोस घन को 64 समान घनों में काटा जाता है। घन कैसे बनते हैं, बचपन से बनाते आ रहे हो, डिब्बा, बॉक्स, ऐसो, ओके, ये बन गया हमारा घन, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, यानी वर्ग जैसे होता है ना, उसके 6 फलक जोड़ जोड़ के बना दो वर्ग के, तो घन बन जाता है, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम होता है यानी आयतन, इसका जो आयतन होता है वो होता है भुजा की घात 3, भुजा की घात 3। एक बता दो 64 घनों का क्षेत्रफल कितना बनेगा, 64, मान लो इसकी भुजा ए है अभी, किसकी, छोटे घनों की, तो यानी ए की क्यूब बन गया 64 ए की क्यूब। अब मैं मान लेता हूं मेरे पास एक बड़ा बॉक्स था जिससे ये 64 के 64 बनाए गए हैं, दिख नहीं रहा, लेकिन मान लो इतना बड़ा है कि इसमें से 64 बन सकते हैं, ओके। तो इसकी भुजा मैंने ए मान ली, तो इसका आयतन कितना निकलेगा बताइए जरा, इसका आयतन रहेगा ए की क्यूब, इसका मतलब इन सबका मिला के आयतन इस बड़े वाले आयतन के बराबर होना चाहिए या नहीं, हाँ। तो अब एक चीज बताओ, इसे मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 गुना ए की पावर 3 बराबर ए की क्यूब, इसका मतलब 4 इंटू ए की पावर 3 बराबर ए की पावर 3, घात से घात खत्म, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4a, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे को बताना है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो बड़े वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो सकता था, 6a², ये बड़ी वाली भुजा थी तो 6a², 6 इंटू ए की वैल्यू 4a का स्क्वायर, इसका मतलब 6 इंटू 4 चौक 16 और a स्क्वायर, 16 चंग 96a², ये है बड़े वाले का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है, ये भी भुजा जैसी होती है, मतलब वर्ग जैसी होती है इसकी भुजा, तो ए मान लिया, इसका मतलब एक फलक का क्षेत्रफल a², क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। ऐसे ऐसे 6 फलक हैं, इसका मतलब 6a² हो गया, समझ में आया, क्योंकि मैंने यहाँ a की वैल्यू कैपिटल A मानी थी तो इसलिए कैपिटल A रखा, उसके बाद कैपिटल A की वैल्यू इसमें पुट अप कर दी 4a की, ठीक है। ये तो हो गया बड़े वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल। छोटे वाले का कैसे निकलेगा भाई, छोटे वाले की भुजा इतना, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², लेकिन ये ऐसे से 64 है तो गुना 64, ये 64 घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि 64 इंटू 6a², और बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना है 96a², रेशो निकाल लो, देख लेते हैं परसेंटेज कितना बड़ा, a² खत्म, यहाँ से 6 36 और 16 चौका 64, इसका मतलब छोटे वाले का कुल मिला के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 है और बड़े वाले का 1 है, तो पहले 1 था अब हो गया 4, तो ये हुआ 4 गुना। प्रतिशत वृद्धि कितने की होगी, 3 की, और कितने पे 3/1, क्यों, क्योंकि मेरा मूल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इतना था ना, इंटू 100, इसका मतलब 300% का इंक्रीज मिला है, यानी 300%। अगर वो बोलता कितने गुनी हो जाएगी तो मैं इसमें लिखता 4 गुनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यदि x माइनस 4 2x² प्लस एक्स माइनस 8 का एक गुणनखंड है तो a का मान बताना है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं लिख दूं कि 64 एक संख्या है जो कि यहां लिखी है इस फॉर्म में, कोई मान लो, और x माइनस 4 की जगह मैं लिख दूं 8, अब मैं बोल दूं यदि 8
64 का कोई एक गुणनखंड है, हाँ, तो मुझे पता कैसे लगेगा? इसका मतलब इस 8 से 64 पूरा पूरा कट जाना चाहिए, तो काट के देख लो 64/8, 8 8 64 पूरा पूरा डिवाइड हुआ, बस यही रूल लगाना है। इसने बोल दिया x-4, इस वाली संख्या 2x² प्लस ax माइनस 8 का एक गुणनखंड, इसका मतलब है इस वाले नंबर से ये डिवाइड होना चाहिए पूरा, तो x-4 बराबर 0 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 4, तो बस x की वैल्यू इसमें 4 पुटअप कर दो, यहाँ से बना 2 और x की वैल्यू 4, 4 का वर्ग यानी 4 चौक 16 प्लस a मतलब a लिख दिया, x का मतलब 4 तो 4 लिख दिया माइनस 8, तो यहाँ से बना 16 दूनी 32 प्लस 4a माइनस 8 बराबर 0, पूरा पूरा कटना चाहिए, तो यहाँ से बना मेरे पास 4a माइनस सॉरी प्लस के बनेगा 8 चौक 32, 8 से 24 बराबर 0, तो 4a बराबर माइनस के 24 और बटे ये 4 नीचे आ गया 4, तो कटा 6 बार, तो इसका मतलब माइनस के 6 आंसर, ये माइनस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 50% की दो क्रमिक छूट की एक छूट देने के बराबर है, मतलब अगर मैं दो छूट 50% की दूं अलग अलग, तो एक छूट कितने परसेंट की होगी? तो इसका आंसर 100% नहीं है, इस भ्रम में मत जी। अब मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, इस पे पहले दे दी 50% छूट, इसका मतलब बन गई कीमत कितनी? 50 रुपए। अब दोबारा से इस पे 50% छूट दे दी, इसका 50% कितना? 25, तो माइनस के 25 इसमें से घटा दो, कितना बचा? 25। तो तुम्हारा 100 रुपए का आइटम कितने रुपए में बिका? 25 रुपए में। कितने परसेंट की छूट हो गई? वो 75 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 45,000 के 15% का 0.08% क्या है? तो भैया निकाल दो, 45,000 का 15/100 का 0.08/100, एक दशमलव उड़ाया, टाटा बाय बाय, दशमलव के बाद कितने अंक? 2, तो 2 जीरो बढ़ गए, 3 जीरो, 2 जीरो ये खत्म, 1 जीरो ये खत्म, तो मेरे पास बना 45 इंटू 15 इंटू 8 अपॉन 1000, तो काट लो फटाक से, काटो मत, चलो यहाँ कर लेते हैं कैलकुलेशन, यहाँ से बना 15 8 120 गुना 45 बटे 1 0 0 1 जीरो उड़ा दो, यहाँ से बना 12 पंजे 60, 6 12 चौक 48 और 6 54 और बटे 100 और 2 जीरो नीचे से हटाने का मतलब 2 यहाँ बढ़ रहा है, इसका मतलब 5.4 आंसर, खत्म। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चीनी का मूल्य 50 रुपए प्रति किग्रा से बढ़कर 65 रुपए प्रति किग्रा हो जाता है, ज्ञात करें कि वीए में केवल 15% की वृद्धि करने के लिए चीनी की खपत में कितनी कमी प्रतिशत में की जानी चाहिए? तो इसके कहने का मतलब है, अगर पहले चीनी 50 रुपए किलो थी, अब ये मिल रही कितनी है? 65 रुपए पर केजी। मैं देखा इंक्रीज कितना हुआ? 15 का। अब एक काम करो, इसे 100 बना लो, गुना 2 कर दी, इधर भी गुना 2 कर दो, कितना बन गया? 130। अब देखो इंक्रीज कितना हुआ? 30 का। इसका मतलब है, कहना क्या चाह रहा है कि ये 100 रुपए किलो जो चीनी थी वो अब 130 रुपए किलो मिल रही है, लेकिन उसे केवल 15% की वृद्धि करनी है, मतलब अब वो केवल प्लस के 15% इंक्रीज कर सकता है, तो 100 का 15 रुपए इसमें ऐड करेंगे, तो 100 + 15 = 115। इसका मतलब वो केवल 115 रुपए खर्च कर सकता है, लेकिन है चीनी कितने को? 130 को। इसका मतलब कितने रुपए कम करना पड़ेगा इधर से? 15 रुपए। किस पे? यहां से इधर गई है, इसका मतलब 130 से इंटू 100, 0 0 टाटा बाय बाय, यहाँ से बन गया 15 0 बटे 13 और इसे डिवाइड करोगे 13 कम 13 13 फिर 7 उसके बाद 13%। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एक समूह के 19 सदस्यों का औसत मासिक वेतन जो है वो 16,000 रुपए है, यदि एक और सदस्य समूह में शामिल होता है जिसका मासिक वेतन 20,000 रुपए है, तो समूह का औसत वेतन कितना होगा? सबसे पहले बात आती है औसत की। आखिरकार औसत होता क्या है? मान लो ए, बी और सी तीन व्यक्ति हैं, इसके पास 1 रुपए है, इसके पास 2 रुपए है, इसके पास 3 रुपए। इसका मतलब है कि सबके पास अलग अलग है, कोई गरीब है तो कोई अमीर है। औसत का मतलब है कि सबको इक्वल दृष्टि से देखना, मतलब सबको बराबर कर देना। तो अगर इसका 1 रुपए उठा के इसको पकड़ा दूं, तो इसमें +1 हो जाए और इसमें से -1,
इसका मतलब दो 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 रुपए सब पे हो जाए, तो हमारे पास औसत का एक परफेक्ट फॉर्मूला होता है, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग कितना है? 3, 2 5 और 1 6। संख्या कितनी है? 1 2 3, यानी ए बी सी 3 लोग हैं, काट दो फटाक से 2, इसका मतलब औसत 2। ठीक है, ऐसे भी निकल सकता है। 19 व्यक्तियों के पास कितने कितने रुपए हैं? 16,000 रुपए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 16,000 रुपए सबके पास हैं, कुल मिला के औसत 16,000 है, क्योंकि किसी के व्यक्ति के पास कम पैसे हैं, किसी के पास ज्यादा, तो इन्होंने सबने एक दूसरे को पैसे देके इक्वल कर लिए हैं। ठीक है, इसका मतलब सबके पास 16,000 रुपए हो गए। अगर अब आता है एक और सदस्य, तो ओवरऑल हो गए मेरे पास 20 सदस्य, लेकिन इस एक सदस्य का जो औसत है वो है 20,000 रुपए। अब अगर ये वाला जो बंदा नया ऐड हुआ है अगर 16,000 रुपए ही लाता, तो इनका औसत तो सेम ही रहता, यानी 16,000 रुपए। अब एक चीज बताओ, फालतू कितना लेके आया है? ये लेके आया है 4,000 रुपए फालतू। और औसत का मतलब क्या है? कि सभी में चीजें बराबर बराबर बटना। ठीक है, इसका मतलब अब जो 4,000 रुपए फालतू हैं वो किन में बटेंगे? वो इन सब 20 में बटेंगे। तो बांट दो भाई। जब 4,000 को बांटोगे 20 बंदों में, तो 1 0 खत्म, टाटा बाय बाय, 2 दूनी 4, 200। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति पे 200 रुपए एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ऑलरेडी उनके पास कितने रुपए थे भाई? 16,000। अब 200 रुपए बढ़ गए, तो औसत कितना बन गया? 16,200 रुपए। ऑप्शन कौन सा है? बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होती है, इसे इसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए नए मूल्य में कितने वृद्धि करनी चाहिए? ठीक है, इसमें कमी कितने परसेंट की हुई? 10% की। और 10% होता क्या है? 10 गुना 1/100, 1 0 खत्म, इसका मतलब 1/10 की वृद्धि हुई 1 की। अगर मेरे पास कोई वस्तु थी जिसका रुपए 10 रुपए मूल्य था, तो वृद्धि होके +1 करके बन गए वो 11 रुपए। ओके, अब मुझे वापस 11 से वापस 10 पे जाना है पुराने वाले मूल्य पे, तो मुझे -1 करना पड़ेगा। किस पे? इस 11 से, क्योंकि अब तो 11 अमाउंट हो गया ना उसका। तो 1/11 इंटू 100। और सबको पता है कि 1/11 का मतलब होता है 100/9, माइनस का मतलब है हानि। ठीक है, मतलब कमी। इसे कमी भी लिख सकते हैं, हानि भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कमी पूछा तो कमी कितनी की करनी पड़ेगी? 100/9 की। और 100/9 का मतलब होता है 11 से ही 1/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। ए और बी मिलकर एक कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं, यदि दिए गए समय में ए कोमा बी के कार्य का 3 गुना कार्य करता है। मतलब दिए गए समय में ए बी के कार्य का 3 गुना कार्य करता है, तो ज्ञात करें कि ए अकेला कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेगा। ठीक है, देखो, ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं भाई? 9 दिन में। ठीक, यदि दिए गए समय में ए बी के कार्य का 3 गुना कार्य करता है, अगर बी एक कार्य करता है तो ए करता है 3 गुना, इसका 3 गुना कार्य। इसका मतलब ये हो गई इसकी क्षमता, यानी बी एक काम करता है और उतने समय में ए 3 काम करता है। तो एक बात बताओ, ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है 1, कुल मिला के दोनों की क्षमता है 4। क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। तो ए एक दिन में 3 कार्य करता है, बी एक दिन में 1 कार्य करता है, दोनों मिलके एक दिन में 4 कार्य करते हैं। तो 9 दिन में भाई साहब दोनों मिलके करेंगे 9 चौक 36 कार्य। अब क्या बोला है? ये जो टोटल वर्क है ना 36 काम, ये ए कितने दिन में करेगा? तो ए की क्षमता कितनी? 3। ए की क्षमता 3 है ना, देखो, इसका मतलब कितने दिन आ गया? 12 दिन। आंसर 12, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। यदि संख्या 16, x 24 और x + 4 का औसत 25 है, तो x ज्ञात कीजिए। अभी भी मैंने पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में कि औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। तो निकालो भाई औसत। औसत मुझे दे रखा है 25, लिख दिया। कुल योग 16 प्लस x प्लस 24 प्लस x + 4, ये हो गया तो कुल योग बटे कुल संख्या कितनी? 1 2 3 4, 4 संख्या है। 4 की गुणा फटाक से 25 में करी तो 25 चौका 100 बराबर 16 और 24 40 और 4 44,
44 प्लस x और x 2x, तो 2x बराबर 44 को इधर ले जाके घटा दो 100 में से 100 माइनस 44 इज इक्वल टू 56, तो 2x बराबर 56, x इज इक्वल टू 28। इसका मतलब है मेरा जो x की वैल्यू है वो है 28, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यदि a b से 40% अधिक है तो ज्ञात करें कि b a से कितने प्रतिशत कम है। चलो वेरी इजी क्वेश्चन, a है b से 40% अधिक है, अगर b 100 है तो a कितना है 140, तो ज्ञात करें कि b a से कितना प्रतिशत कम है। तो मैंने देखा कम कितना है 40, कितने से a से, इसका मतलब 140 से, इंटू 100, 1 0 टाटा बाय बाय, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और 200/7 का मतलब है 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 पंजे 35 और 7 छंग भले 7 17 49, यानी 28.57, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, क्वेश्चन नंबर 17, सरलीकृत कीजिए 13 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर माइनस 250। चलिए फटाफट, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 14 का स्क्वायर 196 प्लस 17 का स्क्वायर 289 और माइनस के 250 इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आएगा, मान लो x आएगा, प्लस प्लस के जोड़ लो 289 और 69, 9 18, 8 6 14 और 1 15, 2 और 1 3 और 1 4, माइनस ये जोड़ दो, ये मान लो 200 है तो ये कितना बन गया 450 और 4 कम था, इसका मतलब 446 इज इक्वल टू अंडर रूट x। यहाँ से घटाओ कितना, 8 में से 6 का 2, 5 में 4 का 1 बराबर अंडर रूट x, यानी 12 बराबर, अब अंडर रूट चढ़ के इधर क्या बन गया स्क्वायर बराबर x, तो x का मान कितना है 144, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन नंबर 1 दे रखा है 512 क्यूब रूट गुना अंडर रूट 256 बड़ा होना चाहिए क्यूब रूट 343 के और गुना 289, ये फर्स्ट कथन। सोल्व करो फटाक से, क्यूब रूट का मतलब है 512 की पावर 1/3 और गुना अंडर रूट 256 का मतलब है 256 की पावर 1/2, बड़ा होना चाहिए 343 की पावर 1/3 और 289 की पावर 1/2। ठीक है, अगर इसमें कुछ नहीं लिखा इसका मतलब 2 लिखा रहता है। ठीक है, अगर यहाँ 4 लिखा है तो इसका मतलब 4 पावर है, 1/4 सॉरी, तो यहाँ 512 है, 513 लिख दिया। 512 किसका क्यूब है, यह है 8 का, क्योंकि 8 की क्यूब की पावर 1/3 लिखे हुए तो इससे कट जाएगा, टाटा बाय बाय कर देगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ है ना, ये 8 और ये 256 किसका वर्ग होता है 16 का, बड़ा होना चाहिए 343 किसका वर्ग क्यूब 7 का और गुना 289 किसका वर्ग यह 17 का, तो 16 8 144, 17 7 119, इसका मतलब बड़ा है। हाँ कथन पहला सही हो गया। ओके, कथन नंबर 2, 121 अंडर रूट देखो, इसका मतलब 121 किसका वर्ग 11 का, प्लस क्यूब रूट जैसे दिखा है इसका मतलब इसी में ये किसी का क्यूब बनेगा तो ये 11 का क्यूब 11, बड़ा होना चाहिए 125 किसका क्यूब रूट है 5 का, क्योंकि यहाँ 3 है इसका मतलब पावर 3 बनेंगे अंदर, और अंडर रूट 125, अंडर रूट 125 किसी का वर्ग नहीं तो ऐसे लिख लो 25 गुना 5, इसका मतलब 11 और 11 22, बड़ा होना चाहिए 5 गुना, इसे बाहर निकाल लो क्योंकि इसमें से बनेगा 5 × 5 और 2 5 बनेंगे तो एक 5 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 5, इसका मतलब 22, बड़ा होना चाहिए 5 5 25 अंडर रूट 5 के। अभी तो 25 ऑलरेडी इससे बड़ा है ये, अभी तो इसकी भी गुना होनी, इसका मतलब बड़ा आएगा ये वाला, इसका मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, इसका मतलब ये कथन गलत है। तो निष्कर्ष नंबर 1 यानी कथन पहला ही सत्य है, बाकी दूसरा गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यदि a बराबर 1 प्लस रूट 3 और b इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान बताना है। चलिए यहां मुझे मान निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। आपने एक चीज पढ़ी है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अगर ये वाली होती कंडीशन तो आप डायरेक्ट कर लेते, एलजेब्रा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर्मूला बनाना। तो पहले इन वाली चीजों से देख लेते हैं हमें किस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास a बराबर 1 प्लस रूट 3 दिया है और b इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 दिया है, तो इसका मतलब a प्लस b की वैल्यू मेरे पास आसानी से तरीके से निकल सकती है 1 प्लस रूट 3 a और प्लस b वाली वैल्यू जोड़ दी और प्लस के रूट 3 माइनस रूट 3 से कट गए, यानी a प्लस b का मान आ गया 2।
अब यानी मेरे पास a प्लस बी का मान निकालना आसान है, ठीक है। अब a प्लस बी अगर बनाना है तो a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मेरे पास तो ये चीज है, ये तो है ही नहीं, तो एक काम करो, इसे इधर सरका लो फटाक से, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये वाला 2ab इधर आ गया, तो माइनस के 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे पास ये चीज बन गई। इसका मतलब अगर मेरे पास ये वैल्यू मिल जाए तो हो जाए काम, ए प्लस बी तो मेरे पास है, ये रहा, ए भी और निकल जाए तो काम हो जाए। चलें ए भी निकालते हैं। ए की वैल्यू कितनी 1 प्लस रूट 3, बी की वैल्यू कितनी 1 माइनस रूट 3। तो अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, हाँ। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर यानी 1, और माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट थ्री का वर्ग, मतलब रूट 3 का वर्ग, इसका मतलब रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 3, तो 3 आ गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई माइनस के 2। तो ए बी का मान मेरे पास है माइनस के 2, ए प्लस बी का मान है 2 रख दो, ए प्लस बी का मान 2 है तो 2 का वर्ग माइनस और 2 सेम, और ए बी का मान माइनस के 2 है तो रख दो, इज इक्वल टू मुझे सेम निकालना ही है, रख दो ऐसे। 2 दूनी 4 माइनस 2 की गुणा इसमें हुई तो 4, और लेकिन माइनस इसे प्लस का बना देगा, तो प्लस के 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसे जोड़ दो फटाक से, कितना आ गया 8, खत्म टाटा बाय बाय। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, आंसर बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 141 गुना 142 गुना 143, ओके 141 गुना 142 गुना 143, 6 से डिवाइड करना है तो शेष बताना है। काटो फटाफट, कोई कट रहा है 6 से, हाँ 2 से काट लो पहले, 2 या 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, और कौन सा कटेगा 4 2 6, ये कट जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21 कट गया पूरा, इसका मतलब शेष 0, पूरा पूरा कट गया ना पूरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 11 पूरी पारियों के बाद सम्राट को औसत 51 अपनी अगली पारी में आउट होने से पहले उसे अपना औसत 2 रन और बढ़ाने के लिए कितने स्कोर बनाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है 11 पारियों में इसने 51 रन बना सकते औसत, इसका मतलब किसी में कम बनाएंगे किसी में ज्यादा, लेकिन हर पारी का एवरेज जब निकाला गया तो 51 आया। इसका मतलब है अगर मैं 11 की गुणा 51 से कर दूं, क्योंकि हर पारी में 51 और 11 पारी खेली तो मेरे पास टोटल रन कितने आ गए, 11 गन 11, 1 11 पंजे 55 और 56, इसका मतलब उसने बनाए हैं 561 रन अभी तक। उसने बोला है कि मेरे को औसत बढ़ा दो 2 रन, तो मेरा औसत कितना है 51, तो बढ़ा दो 2 रन, कितना हो गया 53, इसका मतलब औसत होना चाहिए 53, लेकिन पारी तो अभी 11 थी और नेक्स्ट पारी में आउट भले से कितने पे हो जाए लेकिन पारी तो काउंट होगी या नहीं, इसका मतलब हो गई 12 पारियां। अब देखो इनका औसत कितना है, अब देखो इनमें कितने रन बने हैं, और 12 तिया 36, 12 पंजे 60 और 3 63, मेरे पास पहले 561 रन थे, अब 636 हो गए, कितने बढ़े 6 में से 1 गए 5 और 12 में से 6 गए, 6 में से 1 गए 5 और 13 में से 6 गए 7 और 5 में 5 गए 0, इसका मतलब 75 रन बनाने पड़ेंगे। ओके, अगर इस वीडियो से आपको कहीं ना कहीं कुछ फायदा हुआ है, आपने कुछ सीखा, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। ओके, अगर आपने सचमुच में इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं अपना रिव्यू कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं और हम क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।